अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस में जीन डीएनए, वही डीएनए जो न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशंस होते हैं वो बायोलॉजिकल फॉर्म में होती हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, वही इंफॉर्मेशन। अब तो जीन क्या है, पहले तो हम देखते हैं डीएनए डायरेक्ट से तो यहाँ हमारा नहीं है टॉपिक, लेकिन तब डीएनए को हम देखेंगे तो हमें समझ आएगा। डीएनए क्या है? बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ बेसिस है। अगर हम उसे अनवाइंड करके ऐसे देखेंगे तो हम देखेंगे कि वही ग्वानिन साइटोसिन के साथ अटैच हुआ है, एडनिन थायामिन के साथ अटैच हुआ है, और हम इसी तरह देखते हैं अगर तो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, ये सीक्वेंस है। अच्छा, अब डीएनए क्या करता है? डीएनए के अंदर ये सीक्वेंस ऑफ बेसिस टोटली बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है या मौजूद होती है वो इन्फॉर्मेशन। अब तमाम न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, ये भी हमें पता है। अब क्या है कि इसमें जीन क्या है? पहली बात तो हम ये देखते हैं कि ये जितनी भी मौजूद है ये सीक्वेंस, इसमें ये एक ऐसा थ्रेड होता है डीएनए कि जिसमें कोई भी ये पूरा थ्रेड एक न्यूक्लियस के अंदर एक पूरा थ्रेड होगा और जो ब्रेक नहीं होता एक क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए एक शेप बनाता है, ख़ास शेप, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब वो जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम उनको सिंपली ऐसे देखने की कोशिश करें, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इनमें पहले हम ये देखते हैं कि इनमें क्या जीन कहाँ होते हैं क्रोमोसोम में। पहली बात तो ये है कि डीएनए का सीक्वेंस है ये सारा जो क्रोमोसोम बनाता है, और अगर हम क्रोमोसोम में देखते हैं, एक क्रोमोसोम किसी भी ऑफस्प्रिंग को एक फादर से मिलता है और एक मदर से मिलता है। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, प्लांट की बात करेंगे तो एक मेल प्लांट से मिलेगा, एक फीमेल प्लांट से। अब ये जो दो क्रोमोसोम हैं, इनमें हम समझने के लिए अगर समझ लें, फ़र्ज़ करें इनमें हाइट का जीन मदर के पास भी है, हाइट का जीन फादर के पास भी है, या स्किन कम्प्लेक्शन की बात करते हैं तो ये जीन मदर की भी एक स्किन कम्प्लेक्शन है, उसमें भी वो जीन मौजूद है, फादर की भी एक स्किन कम्प्लेक्शन है, वो जीन भी मौजूद है। अब ये जो जीन हैं, ये हर क्रोमोसोम नंबर, अगर ह्यूमन की हम बात करें जैसे 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो जीन स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम की स्पेसिफिक जगह पे भी। मसलन क्रोमोसोम नंबर 13 और उसका एक ख़ास स्पेस पे मौजूद होंगे। अब वो जो स्पेस होती है, फ़र्ज़ करें अब ये कहते हैं कि आप हाइट का जीन है, तो अगर ये जगह है हाइट के जीन की मदर पे, और इसी के बराबर यही होगा फादर के क्रोमोसोम पे, यानी इनकी सेम प्लेस होगी, और इस प्लेस को हम कहते हैं लोकस, जहाँ ये जीन मौजूद होते हैं। लेकिन इन जीन को हम जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो इन जीन को एक ये है एक ये है, ये भी हाइट का जीन है, ये भी हाइट का जीन है, एक मदर से आया एक फादर से आया, तो इनको हम कहेंगे अलील। एक अलील ये है और एक अलील ये है। तो तय ये हुआ कि ये एक जीन का दो पार्ट हों, दो काउंटर पार्ट होते हैं जीन के, तो इसको कहेंगे हम अलील, और जिस जगह पे अलील मौजूद होगा उस जगह को हम कहेंगे लोकस। तो अगर ज़्यादा हों, अगर क्या डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट जीन्स होते हैं और नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, तो ये जो जीन जिस जगह पे होंगे उसको हम कहेंगे लोसाई। अच्छा, अब क्या है कि एक हेप्लाइड ह्यूमन जीनोम जो है, हेप्लाइड मीन अगर ये नॉर्मली 2n नंबर होता है, तो हेप्लाइड कब होगा?
स्पर्म बनेगा तो हैप्लॉइड हो जाएगा। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ये n नंबर हो जाएगा, हैप्लॉइड 23, और एग बनेगा तो इसमें भी n नंबर होगा, हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम्स। अब एक हैप्लॉइड जो सेल होगा, इसमें जो जीनोम होगा वो 3.2 एस्टिमेटेड है, 3.2 मिलियन बेस पेयर्स पर होगा, बेस पेयर्स 3.2 मिलियन बेस पेयर एक जीनोम में, एक हैप्लॉइड सेल में जो जीनोम होगा इसमें ये इतनी बेसेस मौजूद होंगी, बेस पेयर्स मौजूद होंगे। ये एक ऑन एवरेज हम बात करते हैं। फिर क्या है, बेसेस मौजूद होती हैं, बेस पेयर्स भी नहीं होंगे, ये बेसेस होंगी। तो एक स्पर्म में या एक एग में 3.2 मिलियन बेसेस मौजूद होंगी। अब और इसमें जीन कितने मौजूद होंगे? जीन की एक एस्टिमेट है कि 20,000 to 25,000 जीन्स मौजूद होंगे एक ह्यूमन के जीनोम में। और जीन क्या है, अब इसको ज़रा समझते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हमने बात की। अब जीन क्या है? जीन एक जो डीएनए का थ्रेड है उसमें एक ख़ास पोर्शन है, दैट इज़ ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ बेसिस, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ बेसिस, जो कि कोई ख़ास किस्म की प्रोटीन इनकोड करता है या सेल के लिए बनवाता है प्रोटीन। सो दैट इज़ नोन एज जीन। अब कितनी बेसिस होती है इसमें? नॉर्मली ये कहा जाता है कि 1000 बेस पेयर, 1000 जो मौजूद होंगी, नॉर्मली 1000 बेस पेयर्स, सही, बेस पेयर्स जो हैं ये कोई भी प्रोटीन बनवाने के लिए या इनकोड करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमन के जीनोम को देखते हैं तो उसमें फ्यू हंड्रेड से लेकर चंद 100 बेस पेयर से लेकर मिलियन बेस पेयर तक तकरीबन डिफरेंट आता है उसमें। लेकिन आप अगर देखते हैं तो 2 मिलियन बेसिस तक का एक जीन हो सकता है। मीन्स एक जीन में अब 200-300 बेस पेयर से लेकर 3 मिलियन बेसिस तक का एक जीन होगा। और वो क्या करेगा? वो प्रोटीन इनकोड करवाएगा, और स्पेसिफिक प्रोटीन। अब प्रोटीन डिफरेंट कब होगी? जब इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इसका सीक्वेंस चेंज होगा तो उसमें डिफरेंट प्रोटीन बनेगी। अब ये एक एस्टिमेट किया गया है कि ह्यूमन जीन जो है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब किया गया था, ये हमारी बुक में भी है इसमें, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने जो एस्टिमेट किया था उसमें यही था कि 20,000 से 25,000 तक जीन एक जीनोम में मौजूद होते हैं। यानी इतनी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है कि 20,000 हर जीन एक कैरेक्टर को या एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 20,000 ट्रेट्स टू 25,000 ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक सेल, एक गेमीट, जो स्पर्म भी हो सकता है या और एग भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज जीनोटाइप। इसी की बेस पे हम एक वर्ड यूज करते हैं, जीनोटाइप।
जीनोटाइप. Genotype is actually a genetic complement that is the genes for particular trait in an individual. A genetic complement जिसमें एक इंडिविजुअल के अंदर जो जो जीन मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं जीनोटाइप. अब जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप. फिनोटाइप क्या है? हमारी जो ज़ाहिर नज़र आने वाली ह्यूमंस की, प्लांट की, मैमल्स की, बर्ड्स की, रिप्टाइल्स की जो फिनोटाइप बनती है, जो शक्ल बनती है देखने में, जो उसके जिसमें उसके कैरेक्टर्स डेवलप हुए होते हैं, तो वो सारे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जीनोटाइप. सो जीनोटाइप रिजल्ट्स दी फिनोटाइप. और क्या है ये? एक्चुअली एक जेनेटिक कम्प्लीमेंट है, यानी वो जेनेटिक कैरेक्टर्स उसके अंदर जो जमा हुए होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, दैट इज नोन एज जीनोटाइप. फिर उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? अब वो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, मेंडल्स ने भी यूज़ किया था ये वर्ड, ट्रेट. मसलन हाइट एक ट्रेट है. मसलन बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर में अगर आप देखते हैं फ्लावर का कलर एक ट्रेट है, तो ट्रेट हो गया फ्लावर का कलर. तो उसमें अगर रेड फ्लावर है तो उसमें फिर उसके एलील आ जाते हैं, वो रेड है, वो येलो है, वो वाइट है, तो फिर उसके फर्दर एलील पे आ जाती है बात. तो जनरली वो एक ट्रेट है. फिर क्या है कि उसको एक्सप्रेस करने के लिए ट्रेट को कैसे एक्सप्रेस किया करता है कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी ट्रेट को इंडिविजुअल किस तरह से एक्सप्रेस करता है, तो वो आप देखते हैं. फ़र्ज़ करें वही हम बनाते हैं अगर कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, और हमने ये कहा था कि हमने बनाया था कि इस पर एलील हैं, एक मदर की तरफ से ये क्रोमोसोम आया है और ये फादर की तरफ से आया है, और इस पर वही जीन के दो एलीलें, यानी हाइट का उसके पास भी था जीन मदर के पास, और हाइट का जीन फादर के पास भी था. तो इसके जो दो एलील हैं 1 और 2, तो ये क्या करते हैं, इनको अगर हम दो तरह से होते हैं. जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है तो उसको हम कैपिटल वर्ड से लिखते हैं. से हाइट अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैपिटल H, और अगर इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, स्मॉल h. ये रिसेसिव एलील है. तो एलील आगे जाके हम पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस और डोमिनेंस में आता है आगे जाके कि जब दोनों एलील एक्सप्रेस करते हैं. अभी इसमें नहीं करेंगे. अभी आप ये देखें, ये समझने की कोशिश करें कि एक एलील डोमिनेंट है तो उसको कैपिटल वर्ड से लिखेंगे हम, और एक रिसेसिव है तो स्मॉल से लिखेंगे. और समटाइम्स ये जो डोमिनेंट है यही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. अगर ये हाइट का जीन है तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये मौजूद है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है. सो जो डोमिनेंट है तो ये जिसमें होगा उसमें उसकी हाइट ज़्यादा होगी, या कद बड़ा होगा या लंबा होगा, या अगर प्लांट है तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी. तो ये एक इस तरह से आ गया. इसी तरह से अब इस तरह से एक, जिस तरह हमने पहले बात की कि 1000 जीन मौजूद होते हैं, तो अगर आप बात करते हैं क्रोमोसोम की तो हर स्पीसीज़ के स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक लोकस जो होगा उस पर स्पेसिफिक जीन होगा, और उसके दो एलील होंगे. इसी तरह से वो फिक्स रहेगा. मतलब क्रोमोसोम नंबर 13 पे जो जीन है जिस लोकस पे है वो वही मौजूद रहेगा हमेशा, उस स्पीसीज के अंदर उसी लोकस पे वो जीन मौजूद होगा. अगर फ्लावर का है, फ्लावर कलर का है, या प्लांट की हाइट का है, या कोई दूसरा है, या एनिमल का है, तो वो एक स्पेसिफिक लोकस पे स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे वो एलील मौजूद हो, वो जीन मौजूद होगा, और जीन के दोनों एलील उस पर मौजूद होंगे. अब
जीन क्या है, जीन पूल को अगर हम देखते हैं तो जब जीन किसी एक पॉपुलेशन के अंदर एक टाइम में एक जगह पे, अगेन मैं रिपीट करता हूं, किसी पॉपुलेशन के अंदर एक टाइम में यानी एक वक्त में, ये नहीं हो सकता कि आज से उसको हम काउंट करते हैं तो आज से हम 50-100 साल पहले की बात करते हैं और इस जगह पे देखते हैं। नो, अभी या उस टाइम में या स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक जगह में वो इंडिविजुअल जो आपस में इनब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, सॉरी इनब्रीड नहीं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो उनमें जो जितने भी जीन्स मौजूद होंगे दे आर नाउन एज जीन पूल। अब इसको समझने के लिए हम कैसे समझते हैं, इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, बीन बैग जेनेटिक्स। व्हाट इज बीन बैग जेनेटिक्स? इसकी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास एक बैग है, उसमें बीन्स हैं, उसमें बीन्स फिल किया हुआ है, तो बीन्स का साइज डिफरेंट है, बीन का कलर डिफरेंट है, कोई डार्क कलर का है, कोई लाइट डार्क है, उसमें डिफरेंट टाइप के बीन्स हैं। तो वो बीन्स जो हैं, उस बैग को आप ये समझ लें कि वो एक स्पीसीज की वो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, और उस एक वक्त में उनमें जितने भी जीन्स हैं वो बीन बैग का कंसेप्ट है हमारे पास, कि उसमें जितने भी उसके अंदर ग्रेन्स मौजूद हैं बीन्स के, वो समझ लें एक जीन की एग्जांपल है, और उसमें से 2 बीन आप उठाते हैं तो एक जीन बनता है। तो एक वक्त में वो जो सारे जीन्स मौजूद हैं उस किसी एक जगह पे इंटरब्रीड करने वाली एक स्पीसीज के अंदर दे आर नोन एज जीन पूल। और किसी भी पॉपुलेशन का साइज जितना बड़ा होगा, एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन का साइज जितना बड़ा होगा, इतना उनका जीन पूल वास्ट होगा, और जब जीन पूल वास्ट होगा तो रैंडम फर्टिलाइजेशन जब उनमें होगी तो उस पॉपुलेशन के सरवाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर कोई पॉपुलेशन किसी एक स्पीसीज की, अगेन ये माइंड में रखिएगा, किसी एक पॉपुलेशन की जो एक स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है अगर छोटी है साइज में, कम इंडिविजुअल है उसके, और उनमें इनब्रीडिंग है यानी वही आपस में इनब्रीड कर रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन, ये हमारा यहाँ उसका नहीं है हमारा टॉपिक, लेकिन वैसे में डिस्कस कर देते हैं हम, कि जब वो छोटी पॉपुलेशन है और उसमें इंटरब्रीडिंग हो रही है, बार बार इनब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग नहीं, इनब्रीडिंग हो रही है, वही इंडिविजुअल है, वही छोटे इंडिविजुअल हैं, वही एक पॉपुलेशन है एक ही स्पीसीज की, तो जितनी ज़्यादा इनब्रीडिंग होगी तो उनमें जो कैरेक्टर्स हैं, चूँकि उनका जीन पूल छोटा है, उनमें जीन्स की डिफरेंट टाइप के जीन्स थोड़े हैं, टोटल जीन पूल छोटा है, तो उस पॉपुलेशन के उनमें एक कहा जाता है पॉपुलेशन बॉटलनेक्स आ जाते हैं, पॉपुलेशन सुकड़ जाती है, और वो पॉपुलेशन ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद वो पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्यों? उनके एनिमल इतने वीक हो जाएं, उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल इतने वीक हो जाएं, उस पॉपुलेशन के प्लांट्स या जो भी हैं, जितनी जो इनब्रीडिंग जिसमें हो रही हो, छोटी पॉपुलेशन हो, तो यानी बीन बैग जेनेटिक्स का मकसद ये है कि वो एक जो जीन पूल है जितना वास्ट होगा और उसमें रैंडम फर्टिलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी, तो उसमें उनके इंडिविजुअल विगर होंगे, सेहतमंद होंगे, बड़े होंगे, हेल्दी होंगे, और ज़्यादा बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकेंगे, और वो पॉपुलेशन ज़्यादा अरसा लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइवल उसकी रहेगी। सो दिस इज़ जीन पूल। एंड आगे हम देखते हैं कि
मेंडल ने इसी को, ये जो जेनेटिक्स है इसको मेंडेलियन जेनेटिक्स भी हम कहते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स भी हम इसको कहते हैं, और इसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो इसमें मेंडल के दो लॉ हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम कहते हैं, और इसके दो लॉ हैं जिसमें एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। ये मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये 1822 से 1884 तक इसका लाइफ टाइम है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अब क्या है, ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल्स ने डिवाइस किए थे, और मेंडल का जो पीरियड है वो है 1822 से 1884 तक, अराउंड अबाउट 64 ईयर्स का इसका पीरियड बनता है। और मेंडल कौन था, ये बेसिकली एक प्रीस्ट था, और उसके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो उनकी मोनेस्ट्री थी, चूँकि ये प्रीस्ट था, और उनकी जो मोनेस्ट्री थी उसमें जो गार्डन था, तो उस पर वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, और उसमें भी उसने सेलेक्ट किया, गार्डन पी को सिलेक्ट किया। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो उसकी जनरेशन जल्दी आ जाती थी, नेक्स्ट जनरेशन, तो इजी हो जाता था कि फौरी रिज़ल्ट मिल जाते थे, यानी बहुत शॉर्ट टाइम में रिज़ल्ट मिल जाते थे मेंडल को। तो मेंडल ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पी पे किए, स्वीट में गार्डन पी पे किए। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट का उसका टाइम है, ये राउंड अबाउट 11 ईयर्स का पीरियड बनता है। इसमें उसने जो काम किया है जेनेटिक्स का, उसने क्या, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए इस पे पीस पे, गार्डन पी पे, तो उसने सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बनाई उनकी। 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स उसने बनाई थी। अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन ये है, उसने ये किया कि जब आगे हम देखेंगे डिटेल में, साथ साथ देख रहे हैं कि सेल्फ क्रॉस कराए, एक ही प्लांट का उसी का पोलन उसी के उस पे एंथर पे गिराया, इस पे हाँ जी, पोलन उसके स्टिग्मा पे गिराया, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए, तो ये पहले उसने ये किया, इसका क्या था कि प्योर ब्रीडिंग लाइन उसने हासिल की। यानी अगर एक प्लांट रेड है, तो अभी हमने बात किया था कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एलील होता है, तो अगर एक हेट्रोजाइगस है उसमें डोमिनेंट एलील भी मौजूद है और रिसेसिव भी मौजूद है, तो लेकिन कैरेक्टर या ट्रेट डोमिनेंट नज़र आएगा हमें, फिनोटाइप जो नज़र आएगी वो डोमिनेंट वाली नज़र आएगी, रिसेसिव उसके अंदर मौजूद होगा, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा रिसेसिव वाला एलील। तो उसमें भी, यानी अगर एक रेड कलर है तो हम देखते हैं उसमें कैसे है। तो ये उसने पहले तो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाई, 7 उसने कैरेक्टर लिए, हर एक के 2-2 प्लांट थे, 14 ब्रीडिंग लाइंस उसने बनाई। बनाने के बाद उसने ये किया कि उसने अब क्या है, उसने क्रॉस कराया इनको। उसने ये किया कि जब ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई तो एक रेड फ्लावर उसने लिया, एक प्लांट लिया जिसके फ्लावर रेड थे, एक कैरेक्टर को उसने कंसीडर किया, उसके रेड फ्लावर का प्लांट, ऐसा प्लांट जिसके फ्लावर रेड थे। अब रेड 2 सूरतों में हो सकते हैं। नंबर 1 कैपिटल आर, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस।
दूसरा चांस है ये हेट्रोजाइगस हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें भी ये कलर रेड आएगा, इसमें भी कलर रेड आएगा, लेकिन ये क्या है, इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। अब चूंकि उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई थी, लिहाजा उसने ये कंसीडर किया, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग लाइन में जो बना वो ये बना कि इसमें प्योर कैरेक्टर इसका है, इसमें हेट्रोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस है। अब उसने क्या किया, मेंडल ने, उसने क्रॉस कराया। अब एक प्लांट उसने, अच्छा ये जब ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई तो ये दो तरह की बनी, एक ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर वाली, दूसरी बनी रिसेसिव कैरेक्टर वाली। मसलन एक राउंड सीड है, अगर आप फ्लावर को छोड़ दें, आप सीड की बात करें, ये सीड है राउंड, दूसरा सीड उसने लिया रिंकल्ड, स्मॉल आर स्मॉल आर। अच्छा, अब ये भी ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है लेकिन अलग से है, इसमें हेट्रोजाइगोसिटी नहीं है, होमोजाइगोसिटी है। अब हम इसको देखते हैं कि उसने दो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, दो डिफरेंट कैरेक्टर थे या दो डिफरेंट ट्रेट थे, एक सीड के राउंड का और रिंकल्ड का। ये रिंकल्ड वाले प्लांट को भी और राउंड वाले प्लांट को भी लिया उसने। अब इसका आपस में उसने क्रॉस करवाया। हमें पता भी है कि जब ये मीट बनेंगे तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, यानी एक गेमीट बनेगा ये भी कैपिटल आर है, और दूसरा गेमीट बनेगा ये भी कैपिटल आर है, और इसी तरह इसके दो गेमीट बनेंगे ये। अब जब गेमीट बन गए तो फिर क्या होगा, उसने ये किया कि रिंकल्ड फीमेल प्लांट का क्रॉस करवाया उसने इसके मेल प्लांट से। तो इसको उसने नाम दिया, मसलन ये था कि ये प्लांट था इसको उसने नाम दिया P1। अब जब इसने क्रॉस करवाया इसका तो क्या हुआ, ये अलग हो गया ऐसे ही, ये जब गेमीट बने इनके तो ये अलग हो गए, एक गेमीट ये बन गया, एक ये बन गया। अब जो F1 जनरेशन में अब इसका क्रॉस उसने फिर करवाया आपस में, F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया उसने। जब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया उसने तो उसने क्या किया कि इसका क्रॉस जब बना तो ये ज़रा देखने की, इससे जब इसका क्रॉस करवाया उसने तो ये इसका चांस है, एक चांस ये बना कि ये इसके साथ मिल जाए कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। तो ये देखें कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा चांस क्या है, दूसरा चांस ये बना हो सकता है कि ये इसके साथ मिल जाए, ये एलील इसके साथ मिल जाए, तो ये भी बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा, अब ये सेम बनेंगे लेकिन समझने के लिए हम इसको अलग करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तीसरा चांस क्या बना, ये इसके साथ मिल जाए कैपिटल आर स्मॉल आर। चौथा चांस बना ये इसको चांस मिले इसके साथ मिलने का, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका ये राउंड होगा सीट, क्योंकि ये भी राउंड होगा और ये भी राउंड और ये भी राउंड। अब जब ये हो गया तो उसने ये किया कि
इनका आपस में क्रॉस कराया, ये F1 है। अब F2 में उसने ये चूंकि बिल्कुल हेट्रोजाइगस हैं और देखने में ये राउंड कलर के हैं सीड, तो उसने ये किया कि एक राउंड कलर का प्लांट जो है, राउंड कलर के सीड वाला प्लांट, इसका क्रॉस करवाया उसने दूसरे राउंड कलर वाले प्लांट से। अब यहाँ सिचुएशन वो नहीं रही। अब यहाँ क्या हो गया, इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसको चूंकि इनके गेमीट्स अलग होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर आप इसको ऐसे लाइन लगा लेते हैं, चेकर्स बोर्ड बना लेते हैं आप, तो अब देखते हैं क्या बनता है। ये कैपिटल आर, ये सीड होगा राउंड। फिर क्या हो गया, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये सीड भी होगा राउंड। फिर देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सीड भी होगा राउंड। और अब क्या हो गया, ये स्मॉल और ये स्मॉल, तो ये बन गया, तो इसको देखें स्मॉल आर, ये सीड बन गया रिंकल्ड। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला 3:1 रेशो। ये सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए, ये कैरेक्टर्स F2 में जाके, ये जो F2 बनी इसमें सेग्रीगेट हो गए। अब मेंडल यहां भी नहीं रुका, उसने ये किया, उसने एक फर्दर क्रॉस कराया, दैट्स नोन एज F3 जनरेशन। तो F3 में क्या हुआ, जब आप F3 में इसका क्रॉस करवाते हैं तो आपको जो मिलते हैं वो रेशो बन जाती है 1:1 रेशो। 1 में आता है राउंड, होमोजाइगस राउंड। अगर आप इसका आपस में फिर क्रॉस करवाते हैं, ये जो रिजल्ट आए तो एक बनेगा होमोजाइगस राउंड, ये कैपिटल आर, दो बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर, और तीसरा बनेगा स्मॉल आर। तो रेशो बन गई 1:1 रेशो F3 में जाके, थर्ड में। तो इस पे मेंडल ने क्या प्रूव किया, मेंडल ने ये प्रूव किया कि जब अलील बनते हैं तो उसमें जाके सेग्रीगेशन हो जाती है। तो F1 जो जनरेशन होती है, F2 जनरेशन में जाके ये 3:1 रेशो से कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। और ये वाले जो क्रॉस हैं इनको कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो क्रॉस जिनमें एक कैरेक्टर को या एक ट्रेट को डिस्कस किया गया है। फिर मेंडल ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट किए, मसलन एक वक्त में एक से ज़्यादा ट्रेट्स को कंसीडर किया उसने देखा एक प्लांट टाल भी है और एक शार्ट भी लिया। उसने उसी प्लांट के मकसद सीड लिए, राउंड हैं या रिंकल्ड हैं, तो एक वक्त में एक से ज़्यादा ट्रेड्स को कंसीडर करके तो उसने फिर भी यही रिजल्ट लिए। उसने लिए नहीं बल्कि यही रिजल्ट आए। तो जिसकी बेस पे उसने प्रूव किया, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, कि अलील्स जाके सेग्रीगेट हो जाते हैं F2 में, अलग हो जाते हैं 3:1 रेशो से। और अगर आप F3 में जाएं तो 1:1 रेशो हो जाती है। इसी रेशो से आपके पास 1000 भी होंगे तो रेशो यही रहेगी, 1:1 रेशो रहेगी। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तो ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हुआ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम अगर उसको ऐसे लिखें तो इस सारे के रिजल्ट में अगर हम लिखें कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि ईच टू को एग्जिस्टिंग एलील ऑफ ईच trait of an individual segregate at meiosis stage, segregate from each other at meiosis and may unite to the other allele again at the time of fertilization. मीन के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करें तो वही जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि किसी एक इंडिविजुअल के जो कोई एक ट्रेट है उसके जो जीन के जो दो अलील हैं वो मियासिस के टाइम पे अलग हो जाते हैं। जब गेमीट बनते हैं, मियासिस होगी, गेमीट बनेंगे, या स्पर्म बनेगा या एग बनेगा, या पोलन ग्रेन बनेगा या एग बनेगा, तो एट दैट टाइम दोनों अलील आपस से सेपरेट हो जाएंगे या सेग्रीगेट हो जाएंगे, और वो जो दोनों अलील अलग हो गए अगेन जब वो फर्टिलाइजेशन होगी तो वो किसी दूसरे के साथ मिलेंगे, दूसरे अलील के साथ मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो सो दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।